थी। जहांगीर तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आइंदा दिनों में ऐसे शवाहिद आएंगे कि आपको पता चलेगा हमने किस किस्म की मेहनत की। 9 मई को यादगार शोहदा फौजी तंजीबात पर हमला किया गया। उनका कहना था कि सियासत में ताखीर से आया लेकिन किसी मकसद के तहत आया। मुल्क में इस्लाहात के लिए पीटीआई को मजबूत करने की मेहनत की। जहांगीर तरीन का कहना था कि सियासत में आने से अब तक एक मकसद रहा है, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालो। पाकिस्तान में इस्लाहत लाना हमारा मकसद था जिसके लिए मेहनत की। उनका मजीद कहना था कि ऐसी मेहनत की कि ना सिर्फ पार्टी जीते बल्कि मुल्क में इस्लाहत भी लाए। बदकिस्मती से पीटीआई का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बताएं आपको कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के खबर-ए-रसा इदारे अनातोलिया को इंटरव्यू में कहा कि रियासत के खिलाफ संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी की ठोस सबूत मौजूद हैं। शरपसंद अनासिर की करारवाक़ी सज़ा उनको दी जाएगी। 9 मई को शरपसंदों के जत्थों ने रियासत के रिट को चैलेंज किया। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को करारवाक़ी सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के क़ुर्बत में मुबनी ताल्लुकात एतमाद के रिश्तों पर इस्तवार हैं। रजब तय्यब एर्दोगान के एक बार फिर मनसब संभालने से दोनों ममालिक के अवाम मज़ीद करीब होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ज़िद और अना की वजह से ज़मीन बोस हो गया है। मगरूर कहा करता था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि तहरीक-ए-इंसाफ से अब रूह निकल गई है। पार्टी बनाने वाले तो चले गए, अब बस बुत ही रह गया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि मुल्क को इसी तरफ ले जाया जा रहा है जिसमें चंद जजेस पार्लियामान के कानून को भी नहीं मानते हैं। इन पर हम सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीडी आपको बताते चलें कि पीटीआई-डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरफान कादिर ने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में ब्रेक थ्रू हुआ है। कुछ मज़ीद शवाहिद सामने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई के कुछ रिश्तेदारों को भी डोनेशंस आए हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि किसी फर्द वाहिद के अकाउंट में 10 से आपको बताते चलें कि मुल्की खजाने को टैक्स की मद में भी बड़ा नुकसान हुआ है। इरफान कादिर ने यह भी बताया है कि चेयरमैन पीटीआई के अहलिया की दोस्त फरा गोगी के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमोटो लेना चाहिए। जो पैसा पाकिस्तान सरकार के लिए आया था, जनरल फैज़ के कोई आमदन से ज़ायद असासे अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर आए तो यकीनन नैब इसको देखेगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ केस में मरियम बीबी को क्लियर किया जा चुका है। यही केस नवाज शरीफ के खिलाफ था। जो आमदन नवाज शरीफ ने भी कभी ली ही नहीं, कहा गया उसे छुपाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जंबिश कलम उनके बुनियादी हुकूक भी ख़त्म किए। आपको बताते चलें कि अदलिया के साथ अगर मुतनाज़ा हो गई तो इस सबको ठीक कर देंगे, ऐसा भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि हम इन चंद जजेस के साथ नहीं खड़े जो आईन और कानून को हाथ में लेते हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ने मज़ीद बात करते हुए बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर तमाम लोग अभी तक तमीज़ुद्दीन केस के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना चाहते हैं। अब कानून की समत को दुरुस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पीसीओ जजेस के जिन जजेस को निकाला गया था उनमें खुद भी शामिल था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत को आलमी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अलमिया देखा। कहा कि पॉलिसी रेट बढ़ने से कर्जों का हुजूम आसमान पर चला गया। 2018 में जब मुल्क संभाला तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उनका कहना था कि सरमायाकारों के इत्तेमाद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहा पसंदी का खात्मा हमारे एजेंडे में शामिल था। इसहाक़ डार का कहना था कि हुकूमत संभालते ही हमारा हदफ मईशत बहाली और तवानाई बहरान का खात्मा था। वज़ीर इस्लाह सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा इराक से कल वापस आए हैं। अवाम से वोट लेने का मकसद मसाइल को हल करना है। कहा कि दौरा इराक में ज़ायरीन के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई है। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को इस वक्त मकाफाती अमल का सामना है। हर शख्स को पाकिस्तान की सियासत करने का हक है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मईशत को तबाह करना संगीन जुर्म है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं।
बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाकी बजट के सेशन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। वफाक के अदम ताउन की वजह से सूबा बलूचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। उनका कहना था कि बजट सेशन से बाइकआउट वफाक की बलूचिस्तान के लिए सख्त महरी है। और खबर दें कि बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत माशी हालात को बेहतर करने के लिए भरपूर काम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते हुए दिवालिया की तरफ मुल्क को धकेला है। कहा कि मुश्किलात के बावजूद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि एक साल में सिफारती महाज पर बेहतर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तरजीह मजबूत मईशत और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मौशी इस्तेहकाम है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। और खबर दें आपको, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं। तुर्कमानिस्तान के वजीर मुमलिकत और वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने दस्तखत किए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तापी खत्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। इस मंसूबे का आगाज अशकाबाद से आगाज होगा। तापी पाइपलाइन अशकाबाद से होकर काबुल, फिर इस्लामाबाद और फिर भारत जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमें मालूम है कि जरदारी साहब को कौन सी मईशत का पता है। पीपल्स पार्टी अब जमहूरी नहीं फाशिस्ट जमात बन चुकी है। 15 जून को बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी मेयर से मुतालिक खुश फहमी में मुब्तला है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कल हमारे लोग कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐवान में मौजूद थे। हमारे लोग ही मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। उम्मीद है दीगर सियासी जमातें भी मेयर के इंतखाबात में हमारा साथ देंगी। जहां हर तरफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, वहीं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अकाउंटेंट जनरल महमूद आमिर, डायरेक्टर जनरल ऑडिट कामरान हाशमी और वजीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख मौजूद थे। मुलाकात में ऑल ऑडिट और इसको मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ है। वजीर आला सिंध ने कहा है कि मौजूदा मौशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी होगी। हमें अपने फसलों की पैदावार में इजाफा करना होगा। हमारे कपास की पैदावार बढ़ानी होगी, बल्कि मयार को भी बेहतर करना होगा। हमारी गंदम की पैदावार में भी इजाफा करना होगा। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर की तरफ से स्विच करना और शुरू करना भी होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हमें टेक्सटाइल में वही टॉप पोजीशन लाना मुश्किल है। ज़राअत में साइंटिफिक ज़रा इस्तेमाल करने से मुल्की मईशत में बेहतरी ला सकते हैं। IT सेक्टर में आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि जो लोग PTI छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होने से 7 साल लगे, ताखीरी हुर्बे इस्तेमाल हुए। लाडले ने ताखीरी हुर्बों का इस्तेमाल किया, वरना आज जेल में होता। उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू ने रिलीफ ना दिया होता तो अब्दुल रज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। ये जुर्रत कहां से आती है कि आप अपने खिलाफ केसेस की पैरवी पर वकील को कत्ल करा दें। अता तारड़ का कहना है कि कल मकतूल वकील के बेटे ने मुलजिम को नामजद करके पर्चा कराया है।
اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہاشم ڈوگر نے کہا، سب دوستوں کی مرضی ہے، اپنے مستقبل کے متعلق فیصلے خود کریں۔ انہوں نے کہا کہ آخری وقت تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف ہی سیاست کروں گا۔ واضح رہے کہ ہاشم ڈوگر نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس گروپ بنایا تھا۔ جناح ہاؤس لاہور حملے کا ایک اور مرکزی شرپسند بے نقاب ہو گیا، جس نے حیران کن انکشافات اور اعترافات کیے ہیں۔ ہاشم خان درانی نامی شرپسند پی ٹی آئی انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکریٹری نکلا، جو جناح ہاؤس حملے کے دوران چیخ چیخ کر انقلاب کے نعرے لگاتا رہا۔ دوران تفتیش ہاشم خان درانی نے انکشاف کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، اس کی منصوبہ بندی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کسی سیاسی لیڈر کو سائیڈ لائن کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن سیاسی لیڈر اور مجرم میں فرق سمجھنا لازمی ہے۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا، ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض ہو یا کوئی اور، جو بھی اس مشن میں رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جیل میں ریپ ہوئے، وہ کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب اس کی ہر سازش ناکام ہو گئی تو کہہ رہا ہے پاکستان کی فوجی امداد بند کر دیں اور پابندیاں لگا دیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کو سائیڈ لائن کرنے کے حق میں نہیں، لیکن سیاسی لیڈر اور مجرم میں فرق سمجھنا لازمی ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے بجٹ سے پہلے ہی عوام کو پیٹرول کی قیمت میں کمی سے متعلق خوشخبری سنا دی۔ مصدق ملک نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت مزید کم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکمانستان اور آذربائیجان سے ٹاپی معاہدے کے نتیجے میں گیس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں بات کریں اور بتائیں کہ اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مقیم افغان باشندوں نے اس کے خلاف آپریشن کے دوران 200 سے زائد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی وزارت داخلہ کے مطابق اسلام آباد میں 148 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود ہیں، جبکہ سی ڈی اے زون 1 میں اور بیس زون 2 اور 3 میں 7 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں۔ زون 4 میں 85 اور زون 5 میں 29 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مقیم افغان شہری غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہیں۔ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں سے 200 سے زائد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار افغان باشندوں کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں قائم افغان بستیوں کا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کو جنگل کی آگ بجھانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ٹیلی فون کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم کو جنگل کی آگ بجھانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں 400 سے زائد مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ بھارت کے سینئر اور معروف اداکار نصر الدین شاہ نے سندھی زبان سے متعلق بیان پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ واضح رہے کہ نصر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر انٹرویو کا مختصر کلپ وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بلوچی، دری اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ سندھی اب بولی نہیں جاتی۔ اداکار کو اس بیان پر پاکستانی صارفین اور شوبز شخصیات نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔
اب نصرالدین شاہ نے اپنے سندھی سے متعلق بیان پر غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے 2 بیانات کی وجہ سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، جس میں ایک بیان پاکستان میں سندھی زبان سے متعلق تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس معاملے پر میں غلط تھا۔ نصرالدین شاہ نے کہا کہ میرا دوسرا بیان فارسی اور مراٹھی زبان کے درمیان تعلق سے تھا، جس کا مطلب غلط انداز میں نکلا، کیونکہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ مراٹھی میں بہت سارے الفاظ فارسی میں بھی شامل ہیں۔ اداکار نے کہا، میرا مقصد مراٹھی زبان کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ تنوع کس طرح تمام ثقافتوں کو تقویت دیتا ہے۔ اردو خود ہندی، فارسی، ترکی اور عربی زبان کا مرکب ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی نے بھی یورپین زبان سے الفاظ لیے ہیں جو ہندوستانی زبان میں شامل نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین پر بولے جانے والی ہر زبان ایک حقیقت رکھتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ملتوی کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو فروری میں ویسٹ انڈیز کی ہوم سیریز میں میزبانی کرنی ہے، جس میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز شامل ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن سے متصادم ہے۔